जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। आज फिर हम हमारे इस ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें हम करंट टू कोर स्टडी पर ध्यान देंगे। ठीक, आज का आपका पहला प्रश्न है, नवीन नामित रामसर साइट सिरपुर आर्द्रभूमि किस राज्य में है? दोस्तों, सिरपुर आर्द्रभूमि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा चिन्हित की गई है और यह मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में है। इस प्रश्न के माध्यम से हम रामसर साइट क्या होती है ये भी समझने का प्रयास करते हैं और आर्द्रभूमि क्या होती है, इनका महत्व क्या होता है और भारत में आर्द्रभूमियों की क्या स्थिति है, इनके नष्ट होने के क्या कारण है, उन पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आर्द्रभूमि होती क्या है। दोस्तों, आर्द्रभूमि एक नम स्थान होता है, ऐसा स्थान होता है जहां पर नमी होती है। यह जल जमाव का क्षेत्र होता है, ऐसा क्षेत्र जो जल से ढका होता है उसको हम आर्द्रभूमि कह सकते हैं। इसमें तालाब शामिल होते हैं, इसमें झील हो सकती हैं, इसमें डेल्टा क्षेत्र हो सकता है, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र हो सकते हैं जिनकी अधिकतम गहराई 6 मीटर तक होती है, इसमें दलदल वाले क्षेत्र हो सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो ऐसे जल जमाव वाले नमी वाले क्षेत्रों को हम आर्द्रभूमि कहते हैं। अब आर्द्रभूमि का महत्व क्या है अगर इसकी बात करें तो दोस्तों याद रखिएगा, आर्द्रभूमि का महत्व जैव विविधता की दृष्टि से है। आर्द्रभूमि का महत्व जैव विविधता की दृष्टि से है और यह पारिस्थितिकी संतुलन में बहुत उपयोगी होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक्चुअल में जो नम स्थान होते हैं ना, ये जीवों का बहुत फेवरेट प्लेस होती है, ये जीवों के रहने का घर होता है। याद रखना है कि जो नम स्थान होते हैं वो जीवों के रहने का घर होते हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और इन अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं को ही हम जैव विविधता के रूप में जानते हैं। जितने ज्यादा प्रकार की प्रजातियों के जीव जंतु होंगे उतनी बेहतर जैव विविधता होगी। मतलब जैव विविधता का सामान्य आशय क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की प्रजाति का होना ही जैव विविधता होती है। और ये जैव विविधता ज्यादा कहां पाई जाती है? इन नम स्थानों पर पाई जाती है। इसका मतलब नम स्थान जहां होंगे वहां पर जैव विविधता ज्यादा होगी, मतलब जीवों की अलग अलग प्रजातियां आपको यहां देखने को मिलेंगी। क्लियर? मतलब कि इन आर्द्रभूमियों को संरक्षण करना बहुत जरूरी है। अगर इनका संरक्षण नहीं करेंगे तो एक तरीके से ये जीवों का घर है, ये खत्म हो जाएगा। जीवों का घर खत्म हो जाएगा तो जैव विविधता खत्म हो जाएगी और जैव विविधता खत्म हो जाएगी तो पारिस्थितिकी का संतुलन जो बिगड़ जाएगा। मतलब क्या? जो पारिस्थितिकी है, इकोसिस्टम है, इसका बैलेंस जो होगा वो खराब हो जाएगा। तो पारिस्थितिकी का संतुलन अगर बनाकर रखना है तो जैव विविधता को बनाकर रखना पड़ेगा। यह जरूरी है कि खाद्य श्रृंखला बेहतर तरीके से चलती रहे, इसका कोई भी जंतु नष्ट ना हो। ठीक, तो अगर वो बचाना है तो किसको बचाना पड़ेगा? आर्द्रभूमियों को, नम स्थलों को बचाना पड़ेगा। एक सेकंड में हम लोग ये भी समझ लें कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है। दोस्तों, इस संसार में जीवों का एक अलग अलग क्रम है, निम्न लेवल से लेकर उच्च लेवल तक, और हर एक जीव अपने एक दूसरे जीव के ऊपर निर्भर होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करें उत्पादक की। उत्पादक मतलब कि वे जो कि सूर्य के प्रकाश, CO2 और पानी की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, मतलब हरे पौधे। ठीक है, और इसके बाद इन पर निर्भर वाले जंतुओं को हम लोग देखते हैं। तो नॉर्मल लेवल पर हम खाद्य श्रृंखला अगर देखें तो जैसे मान लीजिए घास है, घास को खाने वाला टिड्डा है, टिड्डे को खाने वाला मेंढक है, मेंढक को खाने वाला सांप है और सांप को खाने वाला मोर, चील, बाज हो सकता है। तो देखो 1 2 3 4 5, ये 5 स्तर की खाद्य श्रृंखला हो गई, जिसमें सबसे नीचे लेवल पर घास होगी जो सूर्य प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके एनर्जी को बनाने का काम करती है, और ये हर लेवल पर इसकी एनर्जी अलग अलग रूप से ट्रांसफर होती है, और यहाँ पर चीलबाज जो होती है इसके टॉप पर होती है। तो इस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। अगर इसमें से कोई भी एक प्रजाति नष्ट हो जाती है तो इसका बैलेंस खराब हो जाएगा और इस पर निर्भर दूसरे जीव जंतु भी समाप्त हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? और ये जीव जंतु जिनको खाते हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, जो कि विनाश को बढ़ावा देगी, संघर्ष को बढ़ावा देगी, और पूरे दुनिया में पारिस्थितिकी का संतुलन खराब हो जाएगा और दुनिया में जो अस्तित्व है, जीवन है, वो संकट में पड़ जाएगा। तो उसको अगर बचाना है, पारिस्थितिकी के संतुलन को बनाकर रखना है, तो जैव विविधता को बचाकर रखना पड़ेगा, और जैव विविधता को अगर बचाना है तो जीवों के घर को, आर्द्रभूमियों को भी बचाना पड़ेगा। अब वैश्विक स्तर पर इस पे ध्यान दिया गया। सबसे पहले 2 फरवरी 1971 को इसको लेकर एक सम्मेलन किया गया। यह सम्मेलन दोस्तों ईरान में किया गया। ईरान में एक शहर है जिसका नाम है रामसर।
ये रामसर शहर में इसको लेकर सबसे पहली बार सम्मेलन किया गया और इस सम्मेलन में जितने भी देश शामिल हुए सभी ने एक मत से आर्द्र भूमियों के संरक्षण की महत्ता को कहीं ना कहीं रेखांकित किया और कहा कि वैश्विक स्तर पर हम जितने भी आर्द्र भूमि हैं जहां पर जैव विविधता बहुत बड़े पैमाने पर, इसको हम क्या करेंगे, संरक्षित करेंगे। और इनको संरक्षित करने के लिए इनको क्या नाम देंगे, रामसर साइट नाम देंगे, क्योंकि यह सम्मेलन कहां हुआ था, रामसर में हुआ था। तो रामसर साइट किसे कहते हैं, वे आर्द्र भूमियां जिन्हें रामसर अधिवेशन के तहत जो शर्तें निर्धारित की गई उनके तहत सही माना गया, जैव विविधता पूर्ण माना गया, उन्हें टैग दिया जाएगा रामसर साइट का और उन्हें विशेष रूप से संरक्षित किया जाएगा। ये अंतरराष्ट्रीय निगरानी में आ जाएंगी यहां से। तो ऐसे स्थानों को रामसर साइट कहते हैं। क्लियर। अब रामसर साइट्स के लिए समझौता जो हुआ था वो 1971 में हुआ और ये समझौता लगभग 21 दिसंबर 1975 को प्रभावी हुआ था। तो ये प्रभावी कब हुआ था, तो याद रखिएगा 21 दिसंबर 1975 को ये समझौता प्रभावित हो गया था वैश्विक स्तर पर और अलग अलग जगहों पर रामसर साइट्स चुनी जाने लगी थी, उनका संरक्षण किया जाने लगा था। ठीक है। बात करें भारत की, तो भारत इस समझौते में शामिल हुआ था 1 फरवरी 1982 को। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत रामसर समझौते का हिस्सा कब बना, तो 1 फरवरी 1982 को भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए और भारत इस समझौते का हिस्सा बन गया था। तब से हम देखें तो वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमियों को चिन्हित किया जाता है, उनके संरक्षण पर बल दिया जा रहा है ताकि जैव विविधता को बचाया जा सके। क्लियर। वैश्विक स्तर पर देखिए तो सबसे पहला कोबोर प्रायद्वीप, ये कोबोर प्रायद्वीप दोस्तों इसका नाम याद रखिएगा। कोबोर प्रायद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। कहां है, ये ऑस्ट्रेलिया देश में है और ये विश्व की पहली आर्द्र भूमि थी, कोई रामसर साइट थी जिसको चुना गया था और इसको चुना गया था 1974 में। क्लियर। तो विश्व की पहली रामसर साइट 1974 में कोबोर प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में चुना गया था, ये आपको याद रखना है। अब चूंकि 1982 में भारत भी इसका हिस्सा हुआ तो भारत में भी बड़े पैमाने पर इसको बढ़ाने का काम किया गया, रामसर साइट्स को घोषित किया जाने लगा। हालांकि भारत शामिल होने के पहले ही रामसर साइट्स अपने घोषित कर चुका था। भारत ने 1981 में अपने 2 प्रारंभिक स्थलों को, क्षेत्रों को रामसर साइट के तौर पर चिन्हित कर दिया था, जिसमें एक तो है उड़ीसा की चिल्का झील, ये चिल्का झील उड़ीसा की झील है और दूसरा था, आपको याद रखना है, राजस्थान का केवलादेव। राजस्थान जो हमारा राज्य है इसका केवलादेव पार्क जो है, इन दोनों को 1981 में भारत सरकार ने रामसर साइट के तौर पर चुना था। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की पहली रामसर साइट कौन से थे, तो ये दोनों थे जिनको 1981 में चुन लिया था। बाद में 1982 में भारत रामसर अधिवेशन, रामसर समझौते पे साइन करके उसका हिस्सा बन गया। आज अगर हम बात करें तो भारत में रामसर साइट्स जो है उनकी संख्या काफी बढ़ चुकी है। अगर मैं आज की बात करता हूं 6 अगस्त 2022 तक की, तो 6 अगस्त 2022 तक भारत में कुल आर्द्र भूमियों की संख्या लगभग 64 हो गई है। 1981 में 2 आर्द्र भूमियां चुनी गई थी और 2022 तक हमारे देश में आर्द्र भूमियों की संख्या लगभग 64 हो गई है। मतलब भारत जैव विविधता को बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर बहुत तीव्र गति से काम कर रहा है, प्रयास कर रहा है, आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। क्लियर। अब हम लोग पहले इस पे बात करते हैं कि जो रामसर साइट्स हैं वो जो है वो भारत में नवीनतम कौन सी आई हैं। तो हाल ही में हम देखें तो भारत में लगभग 17 नई रामसर साइट्स देखने को मिल रही हैं। 2022 का जो साल है, 2022 के इस साल में भारत में लगभग 17 नए रामसर साइट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम देखें तो इस साल के प्रारंभ में 48वां और 49वां रामसर स्थल खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में घोषित किया गया था और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में घोषित किया गया था। क्लियर। इसके बाद भारत सरकार ने 5
अन्य आर्द्र भूमियों को घोषित किया था हाल ही में जुलाई के महीने में। जुलाई में भारत सरकार ने जो 5 नए रामसर साइट्स को घोषित किया था उसमें तमिलनाडु के 3 थे, मिजोरम का 1 था और मध्य प्रदेश का 1 था। मध्य प्रदेश के सांख्य सागर कहाँ है तो याद रखिएगा शिवपुरी में है। इसको नई रामसर साइट्स के तौर पर जुलाई 2022 में चुना। इसके अलावा पाला वेटलैंड जो मिजोरम में है इसको 2022 जुलाई में रामसर साइट्स के तौर पर चिन्हित किया। और तमिलनाडु में 3 किरीकिली पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव को भी रामसर साइट के तौर पर चिन्हित किया। जब इन 5 को चिन्हित कर लिया गया था तो मध्य प्रदेश में रामसर साइट हो गई थी 54 रामसर साइट थी मध्य प्रदेश भारत में जुलाई 2022 तक। और मध्य प्रदेश के सांख्य सागर के मिलने के बाद मध्य प्रदेश में जुलाई 2022 तक 2 रामसर साइट थी। एक था भोज आर्द्र भूमि और दूसरा हो गया था सांख्य सागर, ठीक है। लेकिन 3 अगस्त 2022 को हाल ही में दोबारा भारत सरकार ने घोषणा की कि 10 रामसर साइट्स और नहीं होंगी, जिसमें से 6 जो है वो तमिलनाडु में की गई, मध्य प्रदेश में 1 की गई, उड़ीसा में 1, गोवा में 1 और कर्नाटक में 1 की गई। कर्नाटक में रंगाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया, गोवा में नंदा झील को रामसर साइट घोषित किया गया, उड़ीसा में सतकोशिया गार्ज को घोषित किया, मध्य प्रदेश के सिरपुर वेटलैंड को 3 अगस्त 2022 को नवीनतम रामसर साइट के तौर पर चुना। यह सिरपुर वेटलैंड इंदौर में है। इंदौर जो स्वच्छता में लगातार 5 बार अव्वल आया है, इंदौर जो देश में स्मार्ट सिटी की दृष्टि से भी प्रथम आया है, वहां की ये आर्द्र भूमि आपको ध्यान रखना है। और तमिलनाडु में कुथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य को, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व को, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को, वेलोड पक्षी अभ्यारण्य को, वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य को और उदयमार्तंगपुरम को कहीं ना कहीं नई रामसर साइट के तौर पर घोषित किया है। दोस्तों रामसर साइट की संख्या, मैंने अभी कहा कि रामसर साइट की संख्या आज हम 6 अगस्त 2022 तक अगर बात करें तो हो गई है 64। और भारत सरकार ने इस साल आजादी का 75वां वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर सेलिब्रेट करने की बात की है। तो भारत सरकार का टारगेट है कि इस 75 वर्ष आजादी के अवसर पर, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश में कम से कम 75 रामसर साइट होनी चाहिए। मतलब 6 अगस्त 2022 तक 64 हैं और निकट भविष्य में ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ और आर्द्र भूमियां आपको देखने को मिलें। तो हम अगले लेक्चर में उन पर भी बात करेंगे कि कौन कौन सी नई आर्द्र भूमियां शामिल की गई हैं। लेकिन अभी तक कितनी हैं? 64 हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस लेक्चर का ही अगले पार्ट के तौर पर हम उन आर्द्र भूमियों को देखेंगे अगर जोड़ी जाती हैं तो, क्योंकि सरकार का संकल्प है कि 75वें वर्ष को आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश में कम से कम 75 रामसर साइट्स करना ही है। ठीक है, चलिए हमने ये तो देख लिया कि भारत में पहली आर्द्र भूमि के तौर पर चिल्का और केवलादेव को चिन्हित किया था। क्लियर। नवीनतम आर्द्र भूमि के तौर पर हम लोगों ने इनके बारे में बात कर ली है। अब थोड़ी सी इस बारे में बात करते हैं कि सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि कहाँ है। तो याद रखिएगा भारत में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि रामसर साइट जो है वो तमिलनाडु में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और आर्द्र भूमियों को नुकसान किससे होता है दोस्तों? तो आर्द्र भूमियों को संकट इसलिए हो रहा है, इनको बचाया इसलिए जा रहा है क्योंकि जो शहरी आबादी है वो अपना अवशेष इसमें डाल देती है, वनों का विनाश हो रहा है और जलवायु परिवर्तन के कारण ये सूखते जा रहे हैं, अति मत्स्यन किया जाता है, इसके कारण कहीं ना कहीं ये आर्द्र भूमि स्थल खत्म होते जा रहे हैं। यहाँ पर मानवीय गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, इसलिए ये रामसर स्थल खत्म होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सबको रोकने के लिए पर्टिकुलर आर्द्र भूमि स्थल को रामसर साइट घोषित करके उसका खास तौर पर संरक्षण किया जाता है ताकि जैव विविधता को बचाया जा सके। क्लियर। अच्छा, एक और चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, चूंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर अधिवेशन हुआ था, इसलिए हर साल 2 फरवरी को रामसर दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और वैश्विक स्तर पर पहली बार रामसर दिवस 1997 में मनाया गया था, यह भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। विश्व में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि स्थल जो है वो ब्रिटेन में है, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस की हम बात करें तो हर साल
पूरे विश्व में 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। अब 29 जुलाई को बाघ दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करने की अगर हम बात करें तो ये मुहिम जो है वो 2010 से शुरू हुई थी। 2010 में जो रूस शहर है, इस रूस शहर के पीटर्सबर्ग में, याद रखिएगा रूस एक देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसके पीटर्सबर्ग शहर में 2010 में एक सम्मेलन हुआ था। इस देश में, इस शहर में जो सम्मेलन हुआ उसमें 13 देश शामिल हुए थे। ये 13 देश वो हैं जहां पर बाघों की जनसंख्या देखने को मिलती है, बाघों की संख्या देखने को मिलती है। इसमें भारत है, इसमें भूटान है, इसमें म्यांमार है, इसमें चीन है, इसमें बांग्लादेश है, इसके अलावा कंबोडिया है, इसके अलावा आप देखेंगे इसमें वियतनाम को भी शामिल किया जाता है। वियतनाम जो है यहां पर भी आपको बाघों की संख्या देखने को मिलती है। थाईलैंड में भी पर्याप्त मात्रा में आपको बाघ देखने को मिलते हैं। नेपाल में भी बाघ हैं। तो ये सभी देश वो हैं, इंक्लूडिंग रशिया, रूस, इन सभी देशों में बाघ मिलते हैं। इसलिए इन देशों ने खाद्य श्रृंखला के सर्वोच्च जीव बाघ को बचाने की मुहिम चालू की और 2010 में डिसाइड किया कि हर साल 29 जुलाई को बाघ दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करेंगे। 2022 में 12वां बाघ दिवस सेलिब्रेट किया गया। इस दिन बाघों को लेकर, उनके महत्व को लेकर, खाद्य श्रृंखला के बैलेंस को लेकर, पारिस्थितिकी संतुलन को लेकर, जैव विविधता में बाघों के स्थान को लेकर जागरूकता फैलाई जाती है, सोशल मीडिया हो, टीवी हो, टेलीविजन हो आदि के माध्यम से। ठीक है। अच्छा, एक और चीज समझना पड़ेगा कि बाघों को क्यों बचाया जाए। तो दोस्तों याद रखिएगा कि बाघों को इसलिए बचाया जाए क्योंकि बाघ जो होते हैं वो खाद्य श्रृंखला जो होती है, आपकी फूड चेन जो होती है, वो खाद्य श्रृंखला में टॉप ऑर्डर पर होता है। जैसे मैं बात करूं कि नीचे हरी घास खाने वाले, हरे पौधे वाले जीव जंतु, हरे पौधे जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करके एनर्जी को तब्दील कर लेते हैं, फिर इसको एक शाकाहारी जीव खाता है, शाकाहारी जीव को एक मांसाहारी खाता है। तो बाघ जो है वो इस टॉप लेवल पर मौजूद होता है जो इस खाद्य श्रृंखला को नियंत्रित करता है। अगर बाघ खत्म हो जाएंगे तो शाकाहारी जानवर बढ़ जाएंगे और वो पूरी घास खा लेंगे, धरती पर मिट्टी जो है वो घास विहीन हो जाएगी और पूरी मिट्टी मरुस्थल में बदल जाएगी और कहीं ना कहीं समस्याएं होने लगेंगी और वो पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ देंगी और अंततः मानव जाति खतरे में पड़ जाएगी, उसका अस्तित्व ही फिनिश हो जाएगा। अतः जरूरी है कि जैव विविधता को बनाए रखें और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखें। इसके लिए बाघों का महत्व बहुत है, बाघों को बचाकर रखना होगा। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु भी है, याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु भी है बाघ। बंगाल टाइगर को माना जाता है, इसलिए इसका संरक्षण हमारे लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर भारत में बाघों की स्थिति की बात करें तो भारत में विश्व का लगभग 70% बाघ है, ये आपको याद रखना है। 1973 से बाघों को बचाने की व्यवस्था चालू हुई थी। मतलब ये नहीं सोचना है कि बाघों की बचाव के लिए सबसे पहले प्रयास जो है वो 2010 से हुए, नहीं। भारत में बाघों के संरक्षण का प्रयास 1973 से हुआ। ये वो समय था जब वैश्विक स्तर पर मैनफोर्ड गैनीमीड, याद रखिएगा, वैश्विक स्तर पर मैनफोर्ड गैनीमीड थे जिन्होंने टाइगरों को सेव करने की मुहिम को बल दिया था और इसलिए वैश्विक स्तर पर इनको टाइगर मैन के तौर पर हम जानते हैं। और भारत में कैलाश सांखला जो थे, इन्होंने टाइगरों के बचाने के उपायों पर बल दिया, इनको बचाए जाने, इनके संरक्षण पर बल दिया, इसलिए भारत का टाइगर मैन कैलाश सांखला जी को माना जाता है, बाघ पुरुष। क्लियर। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए 1973 के बाद से एक प्रण लिया गया कि हम बाघ अभ्यारण्य बनाएंगे, बाघ रिजर्व बनाएंगे और इनके माध्यम से बाघों को संरक्षित करने की कोशिश करेंगे। बाघ रिजर्व क्या होते हैं? बाघ रिजर्व वे क्षेत्र हैं जिनमें राष्ट्रीय पार्क भी हो सकते हैं, जिनमें अभ्यारण्य भी हो सकते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य। इनको विशेष तौर पर बाघों के संरक्षण के लिए, किसके लिए? बाघों के संरक्षण के लिए चिन्हित किया जाता है और विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ऐसे क्षेत्रों को बाघ रिजर्व कहते हैं। इनके माध्यम से बाघों के संरक्षण की व्यवस्था की जाती है। और 1973 से हम बात करें इस परियोजना की, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के तौर पर जानी जाती है, बाघों के संरक्षण के लिए बनाई गई थी। हमारे देश में 9 बाघ रिजर्व बनाए गए थे। क्लियर। जिम कॉर्बेट जिसमें पहला बाघ रिजर्व था, याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट जो है वो भारत का पहला बाघ रिजर्व था। प्रथम बाघ रिजर्व कौन सा था, क्वेश्चन आ जाता है तो जिम
कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्लियर। वर्तमान में हम देखें तो भारत में बाघ रिजर्व की संख्या लगभग 53 हो गई है और 53वां बाघ रिजर्व जो है वो छत्तीसगढ़ में सीजी छत्तीसगढ़ में बनाया गया था, गुरु घासीदास बाघ रिजर्व। ठीक है, तो ये बनाया गया है 53वां बाघ रिजर्व। ठीक है। अच्छा, बाघों के बारे में अगर हम और बात करें दोस्तों तो याद रखना है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जो है वो आंध्र प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जो है वो आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आप याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जो है वो आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। और सबसे छोटा बाघ रिजर्व जो है, सबसे छोटा बाघ रिजर्व जो है वो पेंच है, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। सर्वाधिक ऊंचाई पे अगर कोई बाघ रिजर्व है तो याद रखिएगा नामदफा। नामदफा जो है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर। और भारत में बाघों का सबसे ज्यादा बाघ जो घनत्व है वो कांजीरंगा बाघ रिजर्व में आपको देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए। अच्छा, बाघों की संख्या की भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भारत में बाघों की गणना के लिए एक संस्था बनाई गई 2006 में। ये संस्था का नाम है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। देश में टाइगर को लेकर अनुसंधान करना हो, उनकी गणना करना हो, उनकी संख्या में वृद्धि के उपाय करना हो, रिसर्च करना हो, हर एक चीज के लिए जिम्मेदार संस्था यही है। ये जो संस्था है इसमें एक अध्यक्ष होता है जो कि देश का पर्यावरण मंत्री होता है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। इसका एक उपाध्यक्ष होता है जो कि पर्यावरण राज्य मंत्री होता है, और इसमें 3 सांसद सदस्य के तौर पर शामिल होते हैं और कुछ अन्य विशेषज्ञों को भी शामिल करता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये इसकी संरचना है, और इसका गठन 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। देश में ध्यान रखना है, ये जो NTC है ये 2006 से ही एक बाघ गणना रिपोर्ट जारी करती है, और इसने अब तक इसके 4 संस्करण पूरे किए हैं। पहला संस्करण 2006 में किया था, दूसरा संस्करण 2010 में किया था, तीसरा संस्करण 2014 में और चौथा 2018 में किया था। इसका 5वां संस्करण जो आएगा वो 2022 में आने वाला है। क्लियर। इसका मतलब यह है कि हर 4 साल में NTCA बाघों की गणना की रिपोर्ट जारी करता है। इसकी जो 2006 की रिपोर्ट थी उसके अनुसार भारत में 1411 बाघ थे। 2010 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1706 बाघ थे। 2014 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2226 बाघ थे, और 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2967 बाघ थे। अब 2022 की रिपोर्ट में देखते हैं क्या होता है। अगर अभी तक के पूरी व्यवस्था को देखा जाए तो ट्रेंड को देखा जाए तो 2006 से 2018 तक लगातार इन 12 सालों में बाघों की जनसंख्या, बाघों की संख्या देश में बढ़ी है, लगभग दोगुनी हो गई है। मतलब हम कह सकते हैं कि सरकार के प्रयास सही दिशा में है। बाघ रिजर्वों की संख्या की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश में 7 बाघ रिजर्व हैं, MP में जिसमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान और 1 रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य जो रायसेन में उसको बाघ रिजर्व के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है। सर्वाधिक बाघों की संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है, 526 बाघ, और मध्य प्रदेश के बाद नंबर आता है 524 बाघों के साथ कर्नाटक का। क्लियर। तो ये थी बाघों के बारे में और बाघ दिवस के बारे में व्यवस्था जो आपको मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि डेटा आपको समझ में आया होगा, जो भी व्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अंग्रेजी क्रिकेटर ने ODI क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों याद रखिएगा, बेन स्टोक्स जो हैं ये इंग्लैंड के क्रिकेटर रहे हैं। याद रखना है, बेन स्टोक्स जो हैं वो इंग्लैंड के क्रिकेटर रहे हैं, और इन्होंने हाल ही में ODI क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इन्होंने कहा है कि अब हम जो है वो T20 पर ही ध्यान देंगे, तो अपना पूरा जो जीवन है, जो व्यवस्था है, वो T20 क्रिकेट पर ये झोंकने वाले हैं, और इस पर ध्यान देने के लिए इन्होंने 50-50 और बाकी संस्करणों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और ये याद रखना है कि संन्यास की घोषणा इन्होंने केवल 31 वर्ष की उम्र में कर दी है। अभी बेन स्टोक्स जो है वो 31 साल के हैं, और 31 साल में इन्होंने घोषणा कर दी कि भैया अपन तो संन्यास ले रहे हैं और अब हम T20 पर ही काम करेंगे अच्छे से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, उसके तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 68वें
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? दोस्तों याद रखना है, सुर्रई पोडू जो है ये दक्षिण भारत की तमिल भाषा की फिल्म रही है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, याद रखना है, राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत। अब हम थोड़ा सा राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करते हैं और फिर इसके अन्य तथ्यों की तरफ भी ध्यान देंगे। दोस्तों ये राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो भारत में 10 अक्टूबर 1954 को पहली बार दिए गए थे। इनकी स्थापना 1954 में की गई थी और ये जो है ये फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा दिए जाते हैं। याद रखिएगा, फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें दादा साहब फाल्के जैसा बड़ा पुरस्कार भी शामिल होता है। ठीक है, और इस साल जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं फिल्म के, वो सुर्रई पोडू जो फिल्म है तमिल भाषा की, इसको दिया गया है। इस फिल्म के राइटर का नाम याद रखिएगा, इस फिल्म के राइटर सुधा कोंगारा, सुधा कोंगारा जी जो है वो इसके राइटर थे सुर्रई पोडू का, जिसको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार। अगर हम इस पुरस्कार में बेस्ट एक्टर की बात करें तो दोस्तों बेस्ट एक्टर 2 लोगों को दिया गया इस बार। बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अवार्ड 2 लोगों को मिला है, एक अजय देवगन को दिया गया है और एक सूर्या सिंघम को दिया गया है। सूर्या दक्षिण भारत के फेमस अभिनेता हैं और अजय देवगन को आप सभी लोग जानते हैं कि ये सिंघम जैसी फिल्में बना चुके हैं। अजय देवगन को तानाजी के लिए यह अवार्ड दिया गया है और सूर्या सिंघम को सुर्रई पोडू फिल्म में अच्छा काम करने के लिए ये दिया गया है। ठीक है, अच्छा ये तो तमिल भाषा की हो गई फिल्म। अगर हम हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी लैंग्वेज में भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ये किसको मिला है? मृदुल तुलसीदास को। ये मृदुल तुलसीदास जी जो हैं, मृदुल तुलसीदास, इनकी हिंदी फिल्म रही जिसका नाम था जूनियर, तुलसीदास जूनियर। याद रखिएगा, तुलसीदास जूनियर फिल्म रही, उसको हिंदी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है हिंदी फिल्म की तरफ। क्लियर? अच्छा, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला? तो सुर्रई पोडू जो फिल्म रही तमिल की, इसमें काम करने वाली अपर्णा को, इसमें काम किया था एक्ट्रेस अपर्णा बाला मुरली ने। तो अपर्णा बाला मुरली जी को बेस्ट एक्ट्रेस का, याद रखिएगा, बेस्ट एक्ट्रेस हीरोइन का जो अवार्ड है इनको दिया गया था 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। अगर हम बेस्ट डायरेक्टर की अवार्ड की भी बात करें दोस्तों, तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो सच्चिदानंद केआर को, सच्चिदानंद केआर, इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। हालांकि इनकी हाल ही में डेथ हो गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कहीं ना कहीं आपको याद रखना है कि फिल्म और उससे संबंधित लोग जिनको पुरस्कार मिले हैं 68वें राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, चलिए एक बात और याद रखिएगा कि इन फिल्म पुरस्कारों की स्थापना 10 अक्टूबर 1954 में हुई थी। पहली बार ये इस समय दिए गए थे। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मैंने अभी आपको बताया सच्चिदानंद केआर को मिला है। सच्चिदानंद केआर साहब जो थे, इन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम है ए.के. अयप्पन। याद रखिएगा, ए.के. अयप्पन कोशियन ये फिल्म थी। इस फिल्म में डायरेक्टरशिप के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। किसको? सच्चिदानंद केआर को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। अब कारगिल विजय दिवस जो है वो क्यों मनाया जाता है? याद रखिएगा, इस दिन 26 जुलाई को भारत ने कारगिल का वॉर जीत लिया था और 2022 में हमने 23वां कारगिल विजय दिवस मनाया है। सभी को पता है कि पाकिस्तान ने लंबे समय से स्ट्राइक करते करते 1971 के युद्ध में मुंह की खाई, 1965 के युद्ध में मुंह की खाई, 1947 में हमारे द्वारा हारा। तो 1947, 65, 71 लगातार हारते हारते इसकी जो बौखलाहट है वो बढ़ गई। अंततः पाकिस्तान ने धोखे से छुप छुप कर छद्म युद्ध करने की नीति को अपनाया और इसने 1999 में कारगिल वाले सेक्टर से अपने लगभग 5000 सैनिकों को गलत तरीके से एलओसी को पार करवा दिया और कहीं ना कहीं उसके बाद भारत ने इसका उत्तर दिया और पाकिस्तान को धूल चटाई।
याद रखिएगा कि ये युद्ध जो था वो 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया था और ऐसी सेना के खिलाफ लड़ा गया था जो पहले से ऊपर मौजूद थी। कतई ये युद्ध आसान नहीं था। लगभग 2 माह तक विपरीत परिस्थितियों में ये युद्ध लड़ा गया और अंततः भारत की जीत होती है इस युद्ध में। ध्यान रखना है कि कारगिल विजय दिवस कारगिल के शहीद सैनिकों को समर्पित है और उनको याद रखने के, उनके बलिदान को, उनके शहादत को के महत्व को रेखांकित करने के लिए दिवस मनाया जाता है। क्लियर। इस युद्ध का जो आधार है दोस्तों कहीं ना कहीं मजबूती से उस समय तैयार हुआ जब 1998 में भारत ने भी परमाणु परीक्षण कर लिया और भारत की नकल में पाकिस्तान ने भी कर लिया। अब दोनों देशों ने जैसे ही परमाणु परीक्षण कर लिया तो कहीं ना कहीं तनाव और ज्यादा बढ़ जाता है और उसके बाद कारगिल जैसी परिस्थितियां धोखेबाजी के साथ पाकिस्तान तैयार करता और भारत की सेना को धूल चढ़ा देती है। इस युद्ध में लगभग 527 भारतीय सैनिक मारे गए थे और लगभग 1300 से ज्यादा सैनिक जो थे वो घायल हो गए थे। आंकड़ों के अनुसार यही दिखता है। अच्छा, कारगिल जो है वो वर्तमान में लद्दाख पे है। एलओसी पर ही ये युद्ध लड़ा गया था, याद रखना है आप लोगों को। भारत सरकार ने पाकिस्तान के 5000 इनलीगल तरीके से घुसे हुए सैनिकों का जवाब देने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया था। तो भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने ऑपरेशन विजय के माध्यम से पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटाई थी। ये आपको ध्यान रखना है। भारत ने न केवल मैदान में, युद्ध के मैदान में इसको जीता, बल्कि भारत ने कई क्षेत्रों में सामरिक तौर पर, वैश्विक नीति के तौर पर भी इस युद्ध को जीता था, क्योंकि ऐसे बड़े देश जो भारत के खिलाफ आवाज उठाने वाले थे वो लोग भी आवाज नहीं उठा पाए थे। ये याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? हाल ही में इसका निर्धारण किया गया और आईसीसी ओडीआई विश्व कप जो है वुमेन्स का 2025 का, उसकी मेजबानी भारत करने वाला है। याद रखना है, इस विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। भारत को इसकी मेजबानी दी गई है और कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात है कि भारत इसकी मेजबानी कर रहा है सफलतापूर्वक। और ये पहली बार नहीं है, ये 5वीं बार है कि ये विश्व कप कहाँ हो रहा है? भारत में आयोजित किया जा रहा है। क्लियर। पिछले विश्व कप की हम बात करें तो 2022 में 4 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक ये विश्व कप हुआ था और ये विश्व कप लास्ट वाला न्यूजीलैंड में हुआ था। और पिछला जो विश्व कप था उसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने। याद रखिएगा कि वुमेन 50-50 वर्ल्ड कप की हम बात करें तो सबसे ज्यादा बार, लगभग 7वीं बार ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता है और इस बार ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड की टीम को हराकर ये जीता है। कहां? न्यूजीलैंड में ये हुआ था मार्च अप्रैल 2022 के दौरान। इस विश्व कप में टोटल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, भारत का समय अच्छा नहीं रहा और भारत इसमें जल्द ही पीछे हो गया था। ठीक है, 2022 में जो विश्व कप हुआ है दोस्तों, उसकी डेट कोरोना की वजह से आगे बढ़ाई गई थी, क्योंकि इसके पहले 2017 में विश्व कप हुआ था, होना था 2021 में, लेकिन परिस्थितियां सही नहीं थी, इसलिए 2022 में न्यूजीलैंड में इसको किया गया था। भारत महिला विश्व कप के फाइनल में 2 बार पहुंचा है, एक तो 2005 में और एक 2017 में। 2 बार फाइनल में पहुंचा, लेकिन अभी तक भारत ने इसको जीता नहीं है। महिलाओं का जो प्रथम विश्व कप था दोस्तों वो 1973 में हुआ था। क्लियर। और ये इंग्लैंड में खेला गया था। कहां खेला गया था? ये इंग्लैंड में खेला गया था 1973 में। इसके अलावा अगर हम बात करें पहले महिलाओं के मैच के अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, तो वो हुआ था 1934 में। 1934 में हुआ था और इसमें इंग्लैंड जो है वो जीत गया था। कौन जीता था? इंग्लैंड जीता था न्यूजीलैंड को हराकर। कब? 1934 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कौन सा भारतीय राज्य एफडीआई इक्विटी प्रवाह का उच्चतम रिसीवर के तौर पर सामने आया है ना? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एफडीआई दोस्तों, एफडीआई एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है
एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेशी कंपनियां आपके देश में जब सीधे तौर पर आके इन्वेस्ट करती हैं उसको एफडीआई कहते हैं। अगर आपकी एफडीआई की स्थिति अच्छी है, ज्यादा है, इसमें वृद्धि हो रही है, इसका मतलब निश्चित है कि आपके देश में व्यवस्थाएं बहुत बेहतर तरीके से चल रही हैं। और 2021-22 में जो एफडीआई है उसका सबसे ज्यादा रिसीवर जो रहा वो कर्नाटक रहा। कर्नाटक में सबसे ज्यादा एफडीआई किया है, जिसमें सिंगापुर जो है ये देश आगे रहा है इन्वेस्ट करने के मामले में। क्लियर। अगर हम 2021-22 में अब तक हम एफडीआई की स्थिति की देखें व्यवस्था, तो भारत में लगभग 83.75 अरब डॉलर के आसपास प्राप्त कर चुके हैं इसको। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। ठीक है, तो एफडीआई कहीं ना कहीं सरकार के सुधारों को, औद्योगिक नीति को, औद्योगिक सुगमता को रेखांकित करता है और इसलिए दूसरे देश आपके देश में इन्वेस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो एशियाई देशों को आईसीसी एसोसिएट सदस्यता से सम्मानित किया गया है? एक अच्छा प्रश्न है, याद रखना है आप लोगों को कि हाल ही में किन दो देशों को इस तौर पर सम्मानित किया गया है। तो उन देशों का नाम है उज्बेकिस्तान और कंबोडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया? तो दोस्तों रशिया है। रशिया ने कहा है कि वो 2024 के बाद से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ देगा। क्लियर। तो आज के ये हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस किया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए प्रश्नों के साथ और अपने करंट अफेयर के नॉलेज को और मजबूत करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।